हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपका इंग्लिश का पेपर सीकर ज़िले में हो चुका है। आज उसके बारे में बात करते हैं। अभी बहुत सारे ज़िलों में इंग्लिश का पेपर होना बाकी है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेपर को देखिएगा। और पेपर को हम चलो आपके सामने पेपर को सॉल्व करते हैं। और बाकी ज़िलों में जो ये पेपर बच रहा है इंग्लिश का होने वाला है, तो इनका मेथड लगभग ऐसा ही होने वाला है। और डेफिनेटली आपको इस पेपर में से 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है ना, आपको ज़रूर देखने को उस पेपर में मिल सकते हैं। तो चैनल पर लगातार बनिए रहेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए, जो इंग्लिश का पेपर है 9th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम का 2024 का, जो आज ही हुआ है। सीकर ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। इसका जो पैसेज, इसमें जो पैसेज है वो एक पैसेज दिया गया है, अनसीन पैसेज दिया गया है। अनसीन पैसेज के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बहुत ही इजी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द हाफ सेंचुरी। तो इसके अंदर कौन सी वजह से ये हाफ सेंचुरी में क्या क्या इस वजह से डेथ हुई। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, ये बबोनिक है, इन्फ्लुएंजा। ऐसे ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप पेपर की जो भी आप पेपर कर रहे हो, जो उसके अंदर जो अनसीन पैसेज है उसकी कम से कम 2 या 3 बार रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करने के बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन लगती है आपको, उसको आप जो अपना पेन है या पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लेना। उससे क्या कि आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर किस बारे में है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब इसको आप देखोगे, अगर 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन से 1 नंबर का है, तो आपको इस अच्छे से पेपर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। और ये सारे क्वेश्चंस है जो इजी क्वेश्चंस है, सब कुछ आपको इसी पेपर में से देखने, जो ऊपर पैराग्राफ दे रखा है उसमें से सब मिल जाएंगे आपको। तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज है, उसमें से आपको करना है। इसमें भी क्या है, आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए होंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लेना। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप पैराग्राफ को पढ़ने, अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले 1-2 बार क्या है कि जो 3-4 क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना अच्छे से। जैसे ये क्वेश्चन है, वाई आर द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ रिजल्टेड इन द रेडिकल चेंजेज इन आवर क्लाइमेट। ऐसे आप सारे क्वेश्चन से एक बार रीडिंग कर लेना, 1 या 2 बार। उसके बाद आप जाओ पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ को आप पढ़ो और जो भी पैराग्राफ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो उनको अंडरलाइन करते जाना। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कम से कम आप 1 या 2 बार इस पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। उससे क्या है कि आपको इसके पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, सेंट्रल थीम है, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस को आराम से आंसर देना। आंसर आप जो भी आंसर लिखोगे अपने क्वेश्चंस के, ज़रूरी नहीं कि एज इट आज पैराग्राफ से आप कॉपी करो। उससे क्या होता है, जो क्वेश्चंस पढ़ो उसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज का आप यूज़ करो, सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ करो, सिंपल सेंटेंसेज का आप यूज़ करो। सिंपल सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये है आपके पैराग्राफ में है वोकेबलरी से। जैसे एक होता है हैविंग अनप्रोडक्टिव अप्स एंड डाउन, तो इसका जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ में फ्लक्चुएटिंग है, इसका मीनिंग यही होता है अप्स एंड डाउन अनप्रोडक्टिवली। एक होता है रिमूवल ऑफ द ट्रीज को हटाना, ये वोकेबलरी से है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। तो ऐसे आपके 2 पैराग्राफ आएंगे और उन पैराग्राफ में से आप अच्छे से करोगे तो आपका बहुत अच्छे से पेपर चला जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन की पर। जो राइटिंग पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर राइटिंग पोर्शन आपने अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की बहुत ही बेहतरीन संभावना हो जाएगी। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, किस बारे में, यू आर नैना राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका कंप्लेंटिंग द सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम इन द ईयर। जो सैनिटाइजेशन की जो प्रॉब्लम है आपके एरिया के अंदर, वो आप पत्रिका के एडिटर को आप एक लेटर लिखो। उसमें आप लेटर में आपको अपनी समझाना है कि किस तरीके से आपके सराउंडिंग में है वो एरिया क्लीन नहीं है, उसके बारे में आप वो लिखो। इसका एक ऑप्शन और दे रखा है, उसमें ईमेल है। जैसे यू आर द यस सैनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बदवासी एड्रेस है। एक ईमेल लिखना है, फॉर्मल ईमेल, किसको, प्रिंसिपल सर को। किस बारे के अंदर लिखना है कि अरेंज ए लेक्चरर गुड, एक लेक्चरर होना चाहिए। किस बारे में, एक भाषण हो जाए, गुड टच और बैड टच। ये आपको गवर्नमेंट स्कूल में चलता रहता है, गुड टच और बैड टच के बारे में एक आपको ईमेल राइट करनी है। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, यू आर वीक इन द इंग्लिश एंड राइट ए रिमेडियल क्लासेज योर टीचर टू डिलीवर। ये स्पीच है जो इंपॉर्टेंस ऑफ द रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल क्लासेज वो होती है जिसमें बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए जो क्लासेज वगैरह लगती है उनको, इनका आपको जो आप लिखोगे ये, तो ये कम से कम 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। इसमें जो नीचे क्या है कि आउटलाइन दे रखी है,
इन आउटलाइन दे रखी है, जो वर्ड्स दे रखे हैं इनका यूज़ करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर इसी के अंदर एक क्वेश्चन इसका आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद। तो ये डिबेट है 80 to 100 वर्ड्स में लिखनी है। किसके बारे में? मोबाइल यूजिंग इज हार्मफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगले पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये लेटेस्ट चल रहा है अभी, ये जो मोबाइल यूज़फुल है चिल्ड्रन के लिए है कि नहीं, इसके बारे में आपका इसमें भी 3-4 ना आउटलाइन दे रखी है कि इसके अंदर आप अच्छे से देखो कि मोबाइल का यूज़ सही है कि नहीं है बच्चों के लिए, है ना, उसमें क्या क्या हो सकता है। ये सारी बातें आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस का यूज़ करते हुए आप लिख सकते हो। अगली तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट यू वेंट टू इंग्लिश सजेशन। ये डायलॉग है। डायलॉग होता है लगभग 2 लोगों के बीच में हो सकता है, 2 से ज़्यादा। तो जैसे इसमें दया और टीचर के बीच में हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग इसने कर रखी है गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो फिर नीचे दया आंसर देगा कि आई एम गुड। इसमें क्या किया आपको 10 to 8 लाइन आपको करनी है, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन दे रखा है कि स्टोरी है, ये इसके आप ये कर सकते हो। इसके अलावा ये स्टोरी है ओल्ड यूनियन एज स्ट्रेंथ वाली है, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एक फार्मर होता है, उसके 4 सन होते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, उनके बारे में आप जो कोई भी स्टोरी हो आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हो, फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो आप अपने इंग्लिश सेंटेंसेस के जो छोटे छोटे सेंटेंस करोगे उसमें। अब हम चलते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसके अंदर जो नंबर वगैरह आपके आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉय ऑलवेज ऑन द टाइम। ये प्रेजेंट सिंपल का है, ऑलवेज एडवर्बियल से पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट होने से इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका कम्स। फिर अगला क्वेश्चन है हिज प्रिंसिपल्स द प्रिंसिपल यस्टरडे। ये फिर से एडवर्बियल है, यस्टरडे ये पास्ट को डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म क्या है इसमें? मेट, तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द ट्रेन द प्रॉब्लम बिफोर। ये 2 सेंटेंसेज है, एक वाला है वर्ब टू आएगा, एक तरह में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो नीचे वाले में कि तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है जैसे ही सीकर नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ से पता चल रहा है कि ये टेंस क्या है, फ्यूचर में जाएगा, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, तो ये हो जाएगा विल अराइव। अगला 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है ना। इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे आई सादा बॉय, अगर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अगर यहाँ पे आपको पर्सन्स मिलेगा और वर्ब से इधर मिलेंगे तो आप उसके अंदर हम हु भर देंगे। अगर वो यहाँ पे वर्ब होगी और यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सन, तो इसके अंदर आ जाएगा हु आ जाएगा। हु क्यों आएगा? हु यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए, यह इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना ना। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन देखना, ये भी प्रोनाउन का। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ जो सोना नहीं होती, ये तो आपको सुना होगी कहावत है, तो इसके अंदर भी दैट का यूज़ हो जाएगा। फिर नंबर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो डिटरमिनर से रिलेटेड है, डिटरमिनर से जो है, तो ये जो इसमें हमें बनना एन और द, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। देखो एन तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि एन किस पे आता है? जो वोवल साउंड होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हम जो पढ़ते आ रहे बचपन से, तो ये इससे स्टार्ट होगा, तो हम एन करेंगे, तो इससे स्टार्ट हो नहीं रहा है, फर्स्ट सेंटर रीच है और इसमें हो जाएगा ये द आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन से डिड यू फेस द डिफिकल्टी इन फाइंडिंग हाउस। आपको एनी और सब में से अगर चूज करना है, अगर एनी का कहाँ यूज होगा? एनी का होगा जो एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे एनी का यूज़ किया जाता है, एक जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे भी एनी का यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा एनी। क्या आंसर हो जाएगा? एनी। अगला क्वेश्चन है राधा गॉट एडमिशन यूनिवर्सिटी। अब ध्यान देना, ये हर में ये नहीं आएगा जिसमें, अब यूनिवर्सिटी में हम बोलेंगे तो ये फर्स्ट लेटर में साउंड यू की आ रही है, यू का मतलब हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसमें एन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? ए आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन से वाला। प्रीपोजिशन वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे ही जंप्ड रिवर, ये इसमें रिवर में जंप कर रहा है, तो इसमें अगर मोशंस रहता है, गति रहती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनटू आर्टिकल, इनटू प्रीपोजिशंस का, सॉरी। अगला है द एनुअल फंक्शंस टेक्स प्लेस एट फरवरी, तो ये जो फिक्स ऑफ टाइम के लिए आता है ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगा। फिर अगला ए विकेट कीपर स्टार्ट्स द स्टम्प्स इन ए क्रिकेट मैच। ये तो आपको सबको पता है, जो विकेट कीपर है वो मैच स्टम्प के पीछे खड़ा होता है, तो उसको पीछे को क्या बोलेंगे? बिहाइंड बोलेंगे। ये आपका ग्रामर का इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन होने वाला है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको आप अच्छे से आप कर पाओगे और इसको आपके ये फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। वैसे सेक्शन डी है, ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। ये टेक्स्ट बुक का एक फिर से आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा, ऊपर 2 अनसीन पैसेज हैं, ये आपके चैप्टर में से आया हुआ है। तो मैंने आप क्या बताया कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो कि क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है, क्वेश्चंस में क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये जैसे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द माउंटेन क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं पीक बोलते हैं या समिट बोलते हैं।
ये है ना ऑफिशियल पेपर टू ट्रेवल टू कंट्री, तो ये आपको इसमें पेपर में आप इसको जब पढ़ोगे तो आप इसको इसका आंसर मिल जाएगा। ये दो लास्ट वाली दोनों क्वेश्चन है वो वोकेब पर आधारित है, अगर आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर पाओगे। ये हो गया। फिर इसके बाद में हो गया आपका, आगे चलते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपकी दो बुक चलती है। तो आपकी जो एक तो टेक्स्ट बुक होती है, एक सप्लीमेंट्री बुक्स है, उनमें से है। इनमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने वर्ड्स में जो आंसर पूछा जाए उतने देना है। 20 से 30 वर्ड, इसका मतलब हो गया 2 से 3 लाइन। इसका जो आंसर आपको देना है 2 से 3 लाइन। उसके बाद में ऐसे 13 क्वेश्चन भी आपका बुक से हैं। उसके बाद में 14 वाला आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट है। रेफरेंस कॉन्टेस्ट में क्या होता है, एक पोइम की कुछ लाइन आपको दी हुई होती है और फिर उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है कि पोइम किस बारे में। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं, उसके बाद में हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूड लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पोइम कौन सी लाइन है, पोइम किसके द्वारा लिखी गई है, ये हम रेफरेंस के अंदर लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट के बताएंगे कि इन लाइंस के अंदर क्या कहा गया है, इस किसके बारे में ये बताया जा रही है, ये सारी बातें हो जाएगी। इसके अंदर भी आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, मतलब 2 पोइम में से आपको जो आपको अच्छे से आ रहा है वो कर लो। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके वापस से बुक में से रेन ऑफ द रूट वाले चैप्टर से लेको ये पोइम है ऑल किलिंग ए ट्री। इसका मतलब ये 16, 17, 18 नंबर के जो सारे आगे जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक से रिलेटेड है। और जो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो वापस से आपके मल्टीपल MCQ वाला है। MCQ वाले को आप करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। ये आपका हो गया पेपर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेपर। और उम्मीद करता हूँ कि अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ना पेपर होने बाकी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।